हरी हराई मित्रों, आज मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दीपक का प्रकाश भी तभी तक सफल है जो वो तम का नाश करे। तम नहीं तो दीपक की आवश्यकता ही कहाँ है। उस ज्योतिर्पुंज की आवश्यकता तो अंधकार को नष्ट करने के लिए ही है। और वो तम जब तक है तब तक ही उस दीपक के प्रकाश की उपयोगिता भी है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? आप कहेंगे ये तो सभी जानते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे समाज के अंदर ऐसे भद्र पुरुष या भद्र स्त्री हैं जो अपने जीवन काल में, ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के 2 दशक तो वो अपने बच्चों की सेवा में, अपनी पढ़ाई में, सरकारी सेवा में, या कह लीजिए कि अपने जीवन यापन में ही व्यतीत कर देते हैं। 2 दशक बाद जब कह दिया जाता है कि जैसे कि सरकारी नियुक्तियों में 62 साल की एज तक में ही आपको अवकाश प्रदान किया जाता है। वहाँ आप कहते हैं कि अब हम बहुत थक चुके, अब हम भी आराम करना चाहते हैं। मेरे कहने का उन लोगों से एक विनम्र उनसे ये आग्रह है कि जीवन में अवकाश तो एक ही बार मिलता है। आप शायद मेरा तात्पर्य समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अवकाश तो एक ही बार मिलता है। जिस तरह से जीवन को प्रकाशित करने में दीपक और ज्ञान दोनों का बहुत बड़ा, अंधकार को मिटाने में दीपक का और ज्ञान से जीवन को प्रकाशित करने का बहुत बड़ा योगदान है, वैसे ही आपने अपने कार्य से, अपने उस पद से को ही तो आप उससे विमुक्त हुए हैं, मतलब मुक्त हुए हैं आप। लेकिन यदि आप जिस क्षेत्र में रहे हैं उस क्षेत्र की बारीकियों को आप बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं, तो उसका समाज के उन युवाओं को, उन ऐसे लोगों को, उन ऐसे बच्चों को जिन्हें कोई भी मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, या ये कह लीजिए कि वो एक ऐसे परिवेश में पले हैं कि जहाँ उन्हें माता पिता का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो समर्थ नहीं है, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, उनके पास हुनर है, पर उन्हें जैसे दीपक का प्रकाश अज्ञान को नष्ट, तम को नष्ट करता है, वैसे ही उन्हें कोई उनके तम का, उनके मन की निराशा को दूर करने वाला उन्हें कोई सहारा नज़र नहीं आता। माना कि कुछ अपवाद भी होते हैं जिन्हें, जो किसी बिना सहारे के, बिना मार्गदर्शन के आगे बढ़ते हैं, वो बिरले ही होते हैं। लेकिन ऐसे यदि हम ऐसे परिवेश में पले बढ़े बच्चों का मार्गदर्शन कर सकें तो समाज के उत्थान में वो अपनी महती योग्यता निभा सकते हैं, और आप भी अपना बहुमूल्य समय देकर उन्हें सार्थक कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों को तो पढ़ाया, मार्गदर्शन दिया, वो तो सब अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि आप में से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ इस अपने कर्तव्यों को निभा तो सके, लेकिन खुद तो वो अकेले ही हैं, अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बताइए, अगर मेरी बात यदि यहाँ अनुचित हो तो
और आप यदि इस दृष्टि से, मैं किसी जाति विशेष या किसी उससे नहीं कह रही, आप एक व्यापारी वर्ग को देखिए, वो अपने बच्चों को पढ़ाता भी है और अपने कार्य में रोजगार में भी लगा देता है। वो उसी के साथ बचपन से जाते हैं, तो उन्हें कैसे अपनी चीज़ों, अपनी वस्तुओं को कैसे बेचना है, क्रय विक्रय का कैसे उन्हें करना है कार्य, वो सब सीख जाते हैं। लेकिन जहाँ एक शिक्षित और ऐसा वर्ग है कि जो सिर्फ नौकरी पेशा वर्ग है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उन्हें सेटल तो कर देता है, लेकिन कहीं कहीं वो बच्चे इतनी दूर विदेश में बैठे हैं कि जब तक मान लीजिए उन्हें वो खाट पे पड़े और उन्हें आवश्यकता हो कि मेरी कोई सहायता करने आए, तो वहाँ कोई नहीं होता। और तब उन्हें ये लगता है और अंत में उन्हें ये समझ आती है कि मैंने सारी ज़िंदगी किया क्या, सिर्फ अपने कर्तव्यों का ये पालन कर लेना कि मैंने अपने बच्चों को विवाहित कर दिया, मैंने उनको स्वावलंबी बना दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप अपने बच्चों से अलग उन बच्चों को जो अनाथ हैं, जिन्हें पता ही नहीं उनके माँ बाप कौन, उन बच्चों को यदि आप एक सार्थक प्रयास करें, एक उन्हें आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें और खोजें ऐसे कौन है। आप सारे समय में अपने लिए ही तो सोचते हैं, इधर की उधर की। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत विशेष हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सिंपैथी तो अर्जित करते हैं, सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन आप सहायता कितनी करते हैं। किसी खेत खलिहान में काम करने वाली स्त्री का वर्णन तो हम अपने काव्य में कर देते हैं, हम अपनी कहानियाँ लिख देते हैं, लेकिन हमने उन्हें कितना प्रोत्साहित करके उन्हें आगे बढ़ाया, उस स्थिति से उबारा। कितने लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊंचा उठाया, ये कितने कार्य करते हैं। यदि इस क्षेत्र में जापान के लोगों को देखें तो वहाँ 90 साल का वृद्ध भी जब तक उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, वो कर्म में लगा रहता है। इसीलिए वो एक टापू पे बसा है, बहुत छोटा सा देश होने के बाद में भी आज विश्व के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा है। वहाँ वृद्धों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वो वृद्ध बोझ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ये ना मानकर कि अब हमारी मतलब जो है हम कार्य से मतलब हम कार्य करने योग्य नहीं हैं, हमें अब हमारे बच्चे खिलाएं या कोई बाहर वाला खिलाए या कोई बना के खिलाए। वो स्वावलंबी हैं इतनी अवस्था में भी, जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं। और यही एक कारण है कि जापान विश्व में समृद्ध देशों की श्रृंखला में सबसे ऊपर श्रेणी में आता है। और वहीं हमारी अगर भारतवर्ष को देखा जाए तो हमारा भारतवर्ष, मुझे भारतेंदु की पंक्तियाँ आ जाती हैं कि भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है। अधिकांश लोग बैठकर वहाँ से गप्पे मार लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, वो कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन वो स्वयं कितना परोपकार कर रहे हैं, स्वयं कितना कार्य कर रहे हैं। क्या लेखन मैं भी स्वयं एक लिखती हूँ, मैं भी तो बहुत अल्प थोड़ा बहुत जो भी मैं लिख लेती हूँ, लेकिन मैं स्वयं भी इस श्रेणी में हूँ। हम उन लोगों की, यदि हम सक्षम हैं तो हम उन लोगों की कितनी मदद कर पा रहे हैं, उन लोगों को कितने हमने बच्चों को ऐसे पढ़ाया कि जो आज पदों पर बैठे हुए हैं। बताइए आपके एक बार बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन यदि हम ऐसे बच्चों को हम पालते हैं तो क्या वो आपके पास दौड़े नहीं आएंगे, वो आपके बच्चों से भी बढ़कर बच्चे होंगे। तो समाज कितना उन्नति करेगा। और यही एक वजह है कि आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, और युवा पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो इस दिशा में सोचने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। हम लिख तो बहुत लेते हैं, एक लेखक अपनी कहानी में यथार्थवाद तो बहुत लिख देता है,
पर वो यथार्थता की धरातल पे खुद उसे अमली जामा कितना पहनाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हम लिखने के साथ साथ वो कार्य भी करें जो हमें लेखन से ही तो याद रखा जाए, पर हमारे कार्यों से भी हमें याद रखा जाए। धन्यवाद।